हेलो दोस्तों, मैं सौरभ हार्दिक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार द सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट पर। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं भाई यहाँ से जो हमारे पास क्लास नंबर 9 परसेंटेज की हम लोग परसेंटेज पढ़ रहे थे। इसमें हम लोग क्लास नंबर 9 के बारे में बात करेंगे आज। जो हमारी पीछे क्लासेस हो चुकी है वो परसेंटेज की 8 क्लास हो चुकी है और जो रेशियो एंड प्रॉपरेशन था वो हमने जो है कंप्लीट पढ़ लिया है। जिन्होंने अभी तक वो क्लास नहीं देखी है चैनल की प्लेलिस्ट पे चले जाना, वहां पे आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगी, वहां से आप वो सारी क्लास देख सकते हैं। और इस क्लास का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, इन सभी क्लास का पीडीएफ आपको वहां मिलेगा। इस क्लास के माध्यम से हम लोग सीजीएल और रेलवे के जो आने वाले एग्जाम है उनको टारगेट करेंगे। ठीक है, जो हमारे सीजीएल और जो रेलवे के एग्जाम सीजीएल का आ रहा है, जो हमारा रेलवे के एग्जाम आने वाले हैं जैसे एनटीपीसी हो गया और भी जैसे कि हमारा अभी एएलपी का एग्जाम नहीं हुआ, तो इन सभी एग्जाम को हम लोग यहाँ पे टारगेट करेंगे। यानी मैथ हमारा यहाँ पे क्या है कि हम लोग क्लियर पढ़ेंगे पूरा फाउंडेशन बैच की तरह। जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं वो सारे कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे हर एक चैप्टर के। ठीक है भाई, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अपने क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो आज की क्लास का जो है हमारे पास पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67, और आपको पता है कि टाइप नंबर जो है हमारे पास टाइप नंबर है 12। टाइप नंबर है 12। पिछली क्लास में हम लोगों ने टाइप नंबर 11 डिस्कशन किया था। इस क्लास में अब हम लोग बात करेंगे टाइप नंबर 12 के बारे में। टाइप नंबर 12 से जितने तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो सारे हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। तो पहला यहाँ पे देखें, अगर 67 नंबर, एक व्यक्ति अपने धन का 50% भाग अपने पुत्र को और 30% भाग अपनी पुत्री को देता है। शेष राशि का 80% भाग किसी ट्रस्ट में दे दिया। अब यदि उस व्यक्ति के पास 1600 रुपए बचे हो तो उस व्यक्ति के पास प्रारंभ में क्या धनराशि थी। देखो इन क्वेश्चन में होता क्या है कि जो शेष राशि होती है हमें उससे मतलब होता है। ठीक है भाई, जो शेष राशि होती है हमें बस उससे मतलब होता है, क्योंकि उन्होंने क्या किया है कि यदि उस व्यक्ति के पास इतने रुपए बचे, वो लास्ट में यही बोलते हैं कि उस व्यक्ति के पास इतने रुपए शेष बचे। इसीलिए हम काउंट करते हैं जो शेष धन होता है बस उसको, जो उसने दान दिया या अपने पुत्र को दिया, अपने पुत्र को पुत्री को दिया, बेटे को दिया या किसी को दिया, उससे हमें मतलब नहीं है। अब देखो जरा यहाँ पे, एक व्यक्ति अपने धन का 50% भाग अपने पुत्र को और 30% भाग अपनी पुत्री को देता है। देखो यहाँ अगर और लगाए तो इसका मतलब होता है कि हमें ये दोनों जोड़ने हैं, 50% भाग अपने पुत्र को और 30% भाग अपनी पुत्री को। यानी वो 80% भाग क्या कर रहा है, 80% भाग दे रहा है। तो बचा उसके पास कितना शेष, शेष यहाँ पर उसके पास बचा 20%। ठीक है, बात को अभी समझना ध्यान से। उसने 80% अपने पुत्र और पुत्रियों को दे दिया, बचा उसके पास शेष 20%। फिर उसके बाद क्या हुआ, शेष राशि, अब जो उसके पास शेष राशि बची उसको हम लोग 100% ही मानेंगे, ऐसा नहीं है कि 20% माने, है ना। जो उसके पास अब शेष राशि बची उसको हम 100% मानेंगे और शेष राशि का 80% किसी ट्रस्ट को दे देता है। जो शेष राशि थी उसका फिर से वो 80% किसी ट्रस्ट को देता है, तो फिर उसके पास शेष कितना बचा, 20। और जब अब यदि उस व्यक्ति के पास कितने रुपए बचे हैं, अब उस व्यक्ति के पास 16,000 रुपए बचते हैं। कितने बचते हैं, 16,000 रुपए अब उस व्यक्ति के पास बचते हैं। तो यहाँ पे कुल मिला के आपको सिर्फ देखना ये है कि जो शेष है, जो शेष बच रहा है हमें उस पर ध्यान देना है। यानी कि इन क्वेश्चन को हम लोग कहेंगे रिमेनिंग वाले, यानी कि शेष वाले क्वेश्चन। शेष राशि का शेष इतना उसको देता है, तो ये रिमेनिंग वाले क्वेश्चन है। अब इन्हें करना कैसे, देखो उस तरीके को समझते हैं। बहुत ही बेहतरीन तरीका है। हमें नहीं पता है कि उसके पास कितनी धनराशि थी, है ना। उससे पूछा क्या है, प्रारंभ में कितनी धनराशि थी, हमें नहीं पता कितनी धनराशि थी, बस हमें यह पता कि जितनी धनराशि थी उसका 20% उसके पास शेष बचता है। 20% का मतलब क्या होता है, आप 20% लिखना चाहो 20% लिख दो, नहीं 20% का मतलब होता है 1/5। दोबारा से फिर उसके पास ये 20% बचता है, यानी फिर से हम लिखेंगे 1/5, और ये सभी शेष राशि है तो किसके बराबर होगी, इस शेष राशि के बराबर होगी। इतनी बात आपको समझ में आई कि नहीं आई। हमने किस पे ध्यान दिया, हमने सिर्फ शेष वाली राशि पे ध्यान देना है। जो उसने दे दिया उससे हमें लेना देना नहीं है। 80% दिया तो 20 बचा, फिर 80 दिया तो 20 बचा। हमें इन शेष वालों पे ध्यान देना है, हमें शेष वालों से मतलब है कि शेष 20% बचा। हमें नहीं पता उसके पास कितनी धनराशि थी, लेकिन जितनी धनराशि थी उसी का 20% शेष बचता है, और फिर जो बचा
देखो आप जितनी धनराशि थी उसका 20% निकालोगे, शेष राशि आएगी। फिर उसका भी 20% बचा तो उसका 20% निकाला आपने, तो ये किसके बराबर है? 16,000 के बराबर है। बस अब इसको हमें सॉल्व करना है। तो ये हो गया आपके पास 16,000, गुणे में आपके पास कितना जाएगा? 25 जाएगा, है ना। ये नीचे ऊपर चले जाएंगे, बस आपको 25 का मल्टीप्लाई करना है ना। 25 चौके 100, यानी होगा आपके पास, है ना, 1.5 और 25 एकम 25, 25 और 15 आपके पास कितने हो जाएंगे? 25 और 15 हो जाएंगे 40। यानी उसके पास कितने रुपए थे? उसके पास जो रुपए थे वो थे 4 लाख। उसके पास कितने रुपए थे? उसके पास जो रुपए थे वो थे 4 लाख। बोलो बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? है ना। हमें सिर्फ शेष, अभी और क्वेश्चन है बहुत सारे हैं, अभी किसी को कुछ डाउट हो तो आगे क्लियर हो जाएगा। हमें सिर्फ ध्यान देना है शेष राशि पे कि क्या शेष बच रहा है, बस हमें उस पे ध्यान देना है, बाकी हमें और कोई मतलब नहीं रखना है। चलिए आगे बात करते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 68 पे। और क्वेश्चन नंबर 68 को ध्यान से सभी लोग देखेंगे। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 को ध्यान से पढ़ेंगे, है ना। सभी को साफ साफ दिख रहा होगा ये, ठीक है भाई। चलो अब पढ़ो इसको, ठीक है। अब सही दिख रहा होगा। नकुल बाजार में सामान लेने गया, ठीक है। उसके पास कुछ पैसे हैं, हमें नहीं पता कितने हैं, जिसमें से 20% का वह क्या करता है? गेहूं का आटा खरीद लेता है। शेष 25% पैसा खाना पकाने के तेल पर खर्च होता है। यदि उसके पास 900 रुपए बचे तो नकुल के पास कुल कितनी धनराशि थी? अब देखो फिर यहाँ पे जो दिया है वो क्या दिया है? 900 रुपए उसके पास शेष बचे। यानी हमें बस इन सवालों में रिमेनिंग से ध्यान रखना है। रिमेनिंग से मतलब है शेष धनराशि से मतलब है। 20% का वह गेहूं का आटा खरीदता है, यानी 20% का अगर वो गेहूं का आटा खरीदता है तो उसके पास बचा कितना? उसके पास शेष बचा 80%। शेष कितना बचा उसके पास? शेष बचा उसके पास 80%, ठीक है। और उसमें से फिर शेष 25% पैसा, फिर से वो 25% पैसा कहाँ पे खर्चा करता है? खाना पकाने के तेल में, तो उसके पास कितना बचा? 75%। और इन सब के बाद उसके पास शेष कितने रुपए बचते हैं? 900 रुपए बचते हैं, है ना। तो उसके पास कुल कितनी धनराशि थी हमें ये बताना है। तो हम बोलेंगे कि भाई हमें नहीं पता कि उसके पास कितनी धनराशि थी, है ना। उसका जो शेष बचा पहली बार में वो बचा 80। 80% को आप क्या लिख सकते हो भाई? 20% का मतलब होता है 1/5। 20 का ये 4 गुना है तो 4/5, है ना। ऐसे भी कर सकते हो आप। क्या हुआ? 20%। देखो 20%, है ना। ये बस समझने के लिए आपके कि 20% उसने क्या किया है? खर्चा किया है। 20% का मतलब कितना होता है? 1/5। यानी 5 में से उसने 1 खर्चा कर दिया तो शेष कितना बचा? 5 में से 1 खर्चा करेगा तो उसके पास बचा 4/5। और वही तो यहाँ पे भी है 4/5, है ना। तो आप वैसे भी कर सकते हो, लेकिन ज्यादा दिमाग नहीं खर्चा करना है, ज्यादा डाउट नहीं रखना मन में, तो आप सीधे ऐसे करो कि भाई 20% उसने खर्चा कर दिए, बचे 80%, है ना। नहीं 20% मतलब 1/5, 5 में से उसने 1 खर्चा किया, बचा उसके पास 4/5। आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो ये हुआ 4/5 हुआ। अब यहाँ पे 75। भाई 75% का मतलब क्या होगा भाई? 25% मतलब क्या होता है? 1/4। 25 के 3 गुना है तो इसका मतलब कितना हो गया? 3/4। और ये सभी किसके बराबर है? ये सभी बराबर है 900 रुपए के। बस हमें इसी को कैलकुलेट करना है। इसको आप कैलकुलेट कर लोगे, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्या इस 4 से हम इस 4 को कैंसिल कर सकते हैं? कर सकते हैं। x बराबर कितना आएगा? 900 गुणे में 5 और बटे में कितना आ जाएगा? 3। तो 9 कितना हो जाएगा? 45 बटे में 3, तो आपके पास बराबर आएगा 1500 रुपए। यानी उसके पास कुल धनराशि कितनी थी? 1500 रुपए की कुल धनराशि थी उसके पास। बोलो बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? हमें बस शेष से मतलब रखना है। जो हमारे पास शेष है हमें उससे मतलब रखना है। जो उसने खर्च कर दिया उससे लेना देना नहीं है, क्योंकि हमें शेष राशि दी रहती है, तो जो दिया है हम वही करेंगे। शेष दिया है तो हम शेष से मतलब है। भाई 20% उसने क्या कर दिए? 20% उसने खर्च कर दिए तो शेष बचा 80%।
फिर जो शेष राशि बची उसको हम 100% मानते हैं, उसमें से उसने 25% खर्चा किया तो बचा 75, है ना। नहीं पता कितनी धनराशि थी, लेकिन जितनी थी उसका 80% बचा और फिर उसका 75% बचा, जो कि बराबर है 900 रुपए। बात आप समझ गए, कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। चलिए, है ना, आपको समझ में आ रहा होगा सारी बातें, है ना। एक बार जिसको थोड़ा सा भी डाउट है तो एक बार क्या कर लिया करो भाई, रिवीजन कर लिया करो एक बार, तो आपको सारी बातें क्या है, क्लियर हो जाएंगी। बात आप समझ रहे हैं, रिवीजन करना जरूरी है। चलो क्वेश्चन नंबर 69 पे आता है। क्वेश्चन नंबर 69 को एक बार सभी लोग ध्यान से पढ़ेंगे। क्या है यहाँ पे, एक व्यक्ति अपने वेतन का 10/1/2% दैनिक उपभोग की वस्तुओं पर और शेष का 30% घर के किराए पर व्यय करता है। उसके बाद उसके पास इतने शेष बचते हैं। देखो यहां पर दिया क्या है, 10/1/2%। अब इसको क्या करो कि 10 दूनी 20 और 1 21, यानी इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है आपके पास 21 बटे ये 2 नीचे आएगा और परसेंट का 100 नीचे आएगा 200, है ना। यानी हुआ क्या है कि 21/200 है, यानी इस 200 में 21 उसने खर्चा कर दिए, तो बचे उसके पास कितने, 20 उधर गया, 80 एक गया, तो 179 बचा। 179/200 इतना उसके पास शेष रह गया, है ना। उसकी फ्रैक्शन वैल्यू नहीं पता हमें, तो हम क्या करेंगे, 10 दूनी 20 और 1 21, 21/200, है ना। अब 21/200 नीचे पता है आपको, नीचे जो होता है वो टोटल होता है। क्या होता है, टोटल। तो 200 में से उसने 21 खर्चा किए, तो बचा कितना उसके पास, 179/200, है ना, जैसा आपको पीछे बताया गया था अभी। फिर शेष का 30%, अब जो बचा उसका उसने 30% खर्चा कर दिया, तो बचा कितना उसके पास, 70%। और इन सब के बाद शेष उसके पास बचता है 12,000 रुपए। बस इसी को हमें कैलकुलेट करना है ना। तो पूछा उसका वेतन कितना है, तो देखो हमें नहीं पता उसका वेतन कितना है, लेकिन हमें यह पता है कि उसके पास शेष बच गया है 179 अपॉन में 200 इंटू, दूसरा है 70%। 70% का मतलब क्या होगा भाई, 70% का मतलब होगा 7/10, जो कि बराबर है किसके, 12,000 रुपए के, जो कि किसके बराबर है, 12,000 रुपए के। इतनी बातें क्लियर है आपको। चलिए अब इसको क्या करते हैं कि x बराबर कुछ कटेगा, बताओ। पहले हम इसको ऐसा लिखते हैं, 12,000 गुणे 20 और गुणे में 10, ये सभी तो इधर जाएंगे। नीचे बचेगा आपका 179, देखो ध्यान से जरा, नीचे बचेगा 179 इंटू में यहाँ पे बचेगा 7। अब इसको आपको कैंसिल करना है भाई। तो अब बताओ यहाँ पे अगर इसको कैंसिल करोगे तो बहुत ही, है ना, निकटतम पूर्णांक में। देखो एक चीज याद देखो कि इसने बोला है निकटतम पूर्णांक में, यानी आंसर हमारा दशमलव में आ रहा होगा, लेकिन इन्होंने क्या किया है, इन्होंने उसको एक निकटतम पूर्णांक में बदला है, यानी उसको एक लगभग में लिया है इन्होंने। तो हम एक काम करते हैं कि इसको कुछ मान के सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि 179 से काटने में हमें काफी सारी दिक्कतें आएंगी। तो हम एक काम करते हैं कि इस 179 को हम मान लेते हैं 180, है ना, थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं। अब इसको कर लेते हैं, जीरो से ये जीरो हम हटा देंगे, है ना, 6 से काट देंगे, 6 3 18, 6 से काट देंगे 6 दूनी 12, है ना। तो आपको यहां पे क्या मिल जाएगा, इसको थोड़ा ऊपर करते हैं, आपको यहां पे क्या मिलेगा, आपको यहां पे मिल जाएगा x बराबर 4, है ना, 40,000। नीचे मिलेगा आपको 7 त्रिका 21। अब इसको सॉल्व करना है आपको, तो 21 का भाग दोगे 40 में तो 21 एकम 21 जाएगा, 21 एकम 21, ठीक है। और निकटतम 1200 शेष बचता है, ठीक है, 12 हमारे पास शेष बचता है। एक सेकेंड, 169, इसको जरा एक बार देखते हैं हमारे पास, है ना, इसको भाग दोगे
ये ऑप्शन लगभग गड़बड़ यहाँ पे है क्या? चलो भाग देते हैं। पहले 21 का भाग देंगे 40 में तो एक बार जाएगा, ठीक है। फिर हमारे पास कितना बचेगा? यहाँ पे हमारे पास 40 है, 40 में से 21 जाएगा, 10 में से एक गया तो 9, यहाँ 3 में से 2 गया एक, और ये 0, 190 है ना। फिर हमें 21 का भाग देना है 190 बार, 190 में, तो 9 दूनी 18, 9 एकम 9, 189। अगर हम 21 का भाग देंगे 9 बार तो कितना आएगा? 189 आएगा, 189। अब बचा एक। अब हमारे पास कितना, 2 जीरो और बचे हैं तो हम 2 जीरो लगा लेते हैं। अब 21 का भाग कितनी बार जाएगा? 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 बार जा सकता है, तो हमने दे दिया यहाँ पे 4, है ना। तो कितना आएगा? 21 का भाग देंगे तो 84 आएगा। बचा हमारे पास कितना? अभी बच रहा है हमारे पास 84 के बाद 10 में से 4 जाएगा, आपके पास 6 बचेगा, 9 में से 8 गया 1, 16, है ना। और दशमलव लगा के हम एक काम करते हैं, जीरो बढ़ा लेते हैं, तो 160। अब आपको भाग देना 160 में। अगर आप इसमें कितने का मल्टीप्लाई करोगे? 100 है, 21 का आप 4 बार भाग दोगे, 84 होगा, ठीक है। इसके एक बार ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन में यहाँ पे दिक्कत है ना। इसके एक बार ऑप्शन चेक कर लेते हैं भाई। ऑप्शन में कुछ गड़बड़ है, 1 मिनट रुकना, जरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 था ये। इसके ऑप्शन सही कर लो भाई, इसके ऑप्शन जो है वो है गड़बड़, ठीक है। ये सभी ऑप्शन नहीं है इसके, इसके ऑप्शन जरा सही कर लेना 69 नंबर के। एक है 18050, एक है 10054, अगला है 19154, फिर अगला है 1900000, ठीक है। चलो इतना है, ये ऑप्शन है इसके। इसको एक बार सही कर लेना ऑप्शन को भाई। ठीक है, ऑप्शन को इसको जो है एक बार सही कर लेना, ऑप्शन यहाँ पे गड़बड़ टाइप था। तो अब देखो हमारे पास कितना आएगा, 194, है ना। और 194 बार जाएगा, फिर आगे हम देंगे कुछ दशमलव के बाद आएगा आगे, ये दशमलव के आगे चलेगा, ठीक है भाई। क्या होगा? ये दशमलव के आगे जाएगा, 194 दशमलव। तो अब जरा एक चीज का ध्यान दो यहाँ पे कि हम लोगों ने किया क्या था, अभी एक बार बता देता है कि यहाँ पे था 179, हमने उसको माना 180, यानी आंसर हमारा क्या जा रहा है? आंसर हमारा कुछ ज्यादा पे जाएगा, है ना। 179 होता तो थोड़ा कम पे जाता, यानी हमें ये पता है कि देखो आंसर ये नहीं हो सकता, आंसर ये भी नहीं हो सकता है, और जो भी आंसर आएगा वो 194 के करीब आएगा, 194 के करीब आएगा। तो हम एक काम क्या करते हैं कि भाई देखो ये 194 से तो काफी दूर है, क्या है ये 194 से काफी दूर है, 194 के नजदीक ये है, तो हम ऑप्शन क्या कर देंगे? ऑप्शन नंबर सी कर देंगे। इसको हम क्या करेंगे? लगभग मान के इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है भाई। बोलो हम यहां तक सभी को क्लियर होगा कि यहां तक क्या हुआ। लेकिन फिर 179 का भाग देने में दिक्कत आ रही थी, तो आप लगभग मान के कर सकते हो, ठीक है। तो हमने 180 मान लिया, 180 मान के सॉल्व किया तो हमारा 194 पॉइंट कुछ लगभग में आएगा, यानी हमें यह पता चल गया कि दशमलव के पहले 194 होगा, और हमने लगभग माना है, थोड़ा सा डिफरेंस किया है, 179 से 180 किया है, तो थोड़ा सा अंतर आना चाहिए। तो 194 के लगभग में हमारे पास ये पड़ रहा था, ये तो था 1900, काफी इसमें डिस्टेंस थी, इसलिए, और ये तो हो ही नहीं सकते, चौथा भी कट गया, तो बचा हमारे पास सी नंबर, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। इन ऑप्शंस को यहां से हटा देना, ठीक है भाई। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर जो है हमारे पास 70,
क्वेश्चन नंबर जो है वो है हमारे पास 70। चलो देखो इसको, क्वेश्चन नंबर 70 को ध्यान से पढ़ो और फिर उसको बताओ कि क्या होगा। चलिए, दिया यहाँ पे श्री स्टार्क ने अपने पास मौजूद धन का 30% ब्रूस को दे दिया। उसने अपनी शेष राशि का 30% नताशा को दे दिया। 30% नताशा, कप्तान और विजन में से प्रत्येक को दिया। उन्होंने शेष राशि का आधा हिस्सा विविध मर्दों, है ना, मर्दों ने यहाँ मर्दों होगा, मर्दों पर खर्च किया और शेष राशि 14,000 मार्बल के कोष में जमा कर दी। मिस्टर स्टार्क के पास शुरुआत में कितना पैसा था, है ना। अब ये मिस्टर स्टार्क, है ना, यहाँ पे जो सारे कैरेक्टर आए हुए, ये आए हुए मार्बल स्टूडियो के। किसके भाई, ये सभी कैरेक्टर्स जो है ये है मार्वल स्टूडियो के। आप में से, है ना, कम से कम 90% लोग जानते ही होंगे मार्वल स्टूडियो के बारे में, है ना। और ये किस मूवी का, ये उनके जो एवेंजर मूवी थी, है ना, उस मूवी का ये है जो यहाँ पे ये नाम दिए गए हैं। श्री स्टार्क ने अपने पास मौजूदा धन का 30% ब्रूस को दे दिया। अब देखो जरा, ब्रूस को उन्होंने दिया, जिसे हल्क आप लोग बोलते हो, उसको दिया 30%, तो बचा कितना, 70%। ध्यान से देखना, फिर आगे बोला है उसने अपनी शेष राशि का 30% नताशा को दिया, कप्तान को और विजन में से प्रत्येक को दिया। यानी वो 30% उन्होंने प्रत्येक को दिया, यानी 3 बार दिया। तो कितना हुआ ये हुआ 90%। तो उनके पास बचा कितना शेष, 10%। ठीक है, उन्होंने शेष राशि का आधा हिस्सा, यानी अब जो बचा उसका 50% उन्होंने विविध मर्दों में दे दिया। तो बचा कितना, 50%। और ये सब करने के बाद उनके पास बचते हैं 14,000 रुपए। ठीक है, बोलो, तो उनकी शुरुआत में उनके पास कितना पैसा था, हमें नहीं पता उनके पास शुरुआत में कितना पैसा था। जो भी था उसका शेष उनके पास 70 बचा। 70% का मतलब 7/10। 90% दे दिया, 10% बचा। 10% का मतलब होता है 1/10। फिर बचा 50%। 50% का मतलब होता है 1/2, जो कि बराबर है सभी 14,000 रुपए के, है ना। अब हम क्या करेंगे, x बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा, यहाँ पे 14,000 गुणे 10 गुणे में 10 गुणे 2, ये सभी ऊपर चले जाएंगे, नीचे बचेगा सिर्फ 7। हम क्या करेंगे, 7 से भाग देंगे तो 7 से कट जाएगा 2 बार। ठीक है, अब हमारे पास कितना आया, x बराबर 4 और 3 और 2 5 0, यानी कि उनके पास टोटल 4 लाख रुपए थे। कितने रुपए थे, 4 लाख रुपए थे टोटल। आसान होता है, कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बोलो, बात आपको समझ में आई क्या, है ना। 30% उन्होंने ब्रूस को दिया, जिसे हल्क बोलते हैं। 70% शेष बचा। और आपको पहले ही बताया गया कि हमें इन सवालों में मतलब है सिर्फ रिमेनिंग वालों से, जो शेष। तो नहीं पता उनके पास कितनी धनराशि थी, लेकिन उसका 70% बचा, फिर 10% बचा, फिर 50% बचा, और ये किसके बराबर है, 14,000 रुपए के बराबर। ठीक है, हो गया, कोई दिक्कत ही नहीं आई। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 को देखते हैं और इसे यहाँ पे समझते हैं कि क्वेश्चन नंबर 71 पे क्या मैटर। चलो, क्वेश्चन नंबर है आपके पास 71। एक व्यक्ति अपनी संपत्ति का 30% भाग, एक व्यक्ति अपनी संपत्ति का 30% भाग एक धर्मदाय संस्था को देता है। 30% भाग वो दे देता है, तो बचता उसके पास कितना है, 70%। शेष राशि का क्रमशः 30% और 25%। 30 और 25 कितना हुआ, 55। 55% क्या करता है, वो अपनी पत्नी और बेटे को देता है। तो बचा कितना उसके पास, बचा उसके पास 45%। बाकी धनराशि वो अपनी 3 बेटियों के बीच समान रूप से विभाजित करता है। उसकी बेटी में से प्रत्येक को, देखो वो क्या करता है कि जो उसके बाद जो बची धनराशि है ना, वो 3 बेटियों में विभाजित करता है। और प्रत्येक को, एक को कितने मिलते हैं, एक को मिलते हैं 42 लाख। एक को कितने मिलना है, एक को मिलना है 42 लाख। बात समझे कि नहीं समझे, है ना। उसकी बेटियों में से प्रत्येक को 42 लाख रुपए मिलते हैं राशि, वह अपनी 3 बेटियों के। बाकी की धनराशि जो उसके पास बची धनराशि है, वो 3 बेटियों के बीच में समान रूप से बांटता है। एक को मिलते हैं 42 लाख रुपए। अब देखो, तो उसके पास कुल संपत्ति क्या थी, देखो इधर हमें नहीं पता कुल संपत्ति कितनी थी। उसका शेष बचता 70। 70 का मतलब है 7/10। 45
और 45% का मतलब कितना हो जाएगा भाई? 45 का मतलब होगा 45 बटे में 100, 5 से काटेंगे 9, 5 से काटेंगे 20, है ना। तो 9 बटे में 20 कितना होगा ये हो जाएगा आपका 9 बटे में 20। ठीक है, उसके बाद ये सभी किसके बराबर है? ये सभी बराबर है जो उसके पास बाकी धनराशि थी उसने बेटियों को दिया, यानी जो बची हुई, जो ये सभी बराबर होंगे किसके बराबर होंगे? जो उसने अपनी बेटियों को पैसा दिया। तो उसने अपनी बेटी को दिए 42 लाख और ये मिला है सिर्फ एक बेटी को, और उसके पास 3 बेटियां हैं, यानी हमें डिवाइड करना पड़ेगा 3 से। देखो उसके पास जो शेष धनराशि बची थी ना, उसमें उसने 3 का भाग दिया था, तभी उसकी एक डॉटर को हिस्सा मिला। तो अब जब हमें उसकी सभी डॉटर का हिस्सा बताना है तो हम एक डॉटर के साथ, यानी जो उसको एक को जो मिला हिस्सा 42, उसके साथ हमें 3 का गुणा करना पड़ेगा, तभी तो उसकी शेष धनराशि पता चलेगी। बदलो, बात समझ में आई कि नहीं? जो शेष धनराशि थी उसने 3 लोगों में बांटा और एक को 42 लाख मिला है, तो हमें उन तीनों का हिस्सा चाहिए, तभी तो हमें शेष राशि पूरी पता चलेगी। तो एक को 42 लाख दिया तो तीनों को कितना दिया? हमने 3 का मल्टीप्लाई करा दिया। अब देखो 7 से इसको कैंसिल करोगे, 7 छंग 42, ठीक है। फिर उसके बाद आप इसको 3 से कैंसिल कर सकते हो, ये आपका 3 है, 3 से 3 बार, 3 3 का 9, 3 1 कम 3 और 3 दूनी 6, इधर बचा 2 आपके पास। तो x बराबर कितना आ जाएगा आपके पास? 2 दूनी 4, 400, है ना। उस आदमी की कुल संपत्ति, अब देखो ये 400 जो आएगा ना, ये 400 रुपए में नहीं है, संपत्ति लाख रुपए में है, यानी उसके पास कितनी संपत्ति? 400 लाख रुपए की संपत्ति थी। वैसे भी यहाँ पे 42 लाख था जिसको हम लोगों ने 42 लिखा है, तो इसके जीरो तो लास्ट में आएंगे ही आएंगे, है ना। तो उसके पास टोटल जो थी वो 400 लाख की संपत्ति थी। ठीक है भाई, बात समझ गया कि नहीं समझ गया? 70 बचा, फिर 45 बचा, और शेष राशि का जो था वो 3 बेटियों में उसने बांट दी थी। इस बार बस यही बदलाव था कि जो शेष राशि होती थी वो मैं बोल देता था, इन्होंने भी बोला है लेकिन घुमा के बोला है कि शेष राशि उसने 3 बेटियों में बांटा, एक बेटी को 42 लाख, तो 3 को कितना मिला? 42 गुणे 3, बात खत्म। ठीक है, चल आगे क्वेश्चन नंबर 72, है ना। इस क्वेश्चन को सभी लोग ध्यान से पढ़ेंगे, ये थोड़ा सा आपको घुमाएगा। आ जाओ, इसको ध्यान से पढ़ते हैं कि आर्यराज अपनी आय का 1/3 भाग अपनी मां को, है ना। देखो अब ध्यान से समझना जरा, 1/3 भाग क्या करता है? वो अपनी मां को देता है, ठीक है, कोई बात नहीं है। शेष का 1/7, शेष का 1/7 क्या करता है? अपनी बहन को देता है। वो किसको दे रहा है? बहन को दे रहा है। तथा शेष का 2/7 और जो उसके बाद बचा उसका 2/शेष भाग अपने पिता को देता है, अपने पिताजी को दे दिया। यदि उसके पास 42,000 रुपए बचे, उसके पास ये सब करने के बाद कितने रुपए बचे? 42,000 रुपए बच जाते हैं, तो उसकी कुल आय क्या थी? देखो जरा ध्यान से, हमें नहीं पता उसकी कुल आय क्या थी, लेकिन उसने अपनी मां को कितना दिया? 1/3 भाग। कितना? 1/3 भाग। 1/3 भाग का मतलब क्या होता है? नीचे टोटल हिस्से होते हैं, अगर उसके पास 3 हिस्से थे तो 3 में से उसने एक मां को दे दिया, तो बचा कितना? बचा उसके पास 2/3। कितना बचा? बचा उसके पास 2/3। बात समझ में आई कि नहीं आई? इस बार परसेंटेज ना दे के आपको फ्रैक्शन दे दिया है कि 1/3 भाग उसने मां को दिया, नीचे टोटल होता है 3 भाग में से एक मां को दिया, तो बचा कितना? 2/3 बचा। आगे 1/7 अपनी बहन को दे दिया, 7 में से एक अपनी बहन को दे देता है, तो बचता उसके पास कितना है? 6/7। कितना बचता है? 6/7। फिर अगले 2/7 हिस्सा अपने पिता को देता है, यानी 7 में से 2 हिस्सा पिता को दे दिया, तो उसके पास बचा कितना? 5/7। कितना बचा? 5/7। और ये सभी मिला के किसके बराबर है? ये सभी मिला के बराबर है 42,000 रुपए के। किसके बराबर है? 42,000 रुपए के। चलिए अब बस हमें इसको सॉल्व करना है, तो 6 से इसको काट देते हैं 7 बार, ठीक है। और कटेगा क्या? ये 2 से भी तो कट सकता है, ये 35 बार, 35 दूना 70, ठीक है। अब ये 5 से भी कट जाएगा, इसको हम जब 5 से काटेंगे ना तो 7 दूना 35, 700 आएगा। तो x बराबर कितना आ गया? x बराबर आ गया 700 गुणे 3
गुणे 7 और गुणे में 7, है ना। तो x बराबर 7 त्रिका 2100 गुणे में 49। तो x बराबर कितना आएगा, डबल जीरो ये आएंगे और 9 आएगा। 49 से कम 49 का 9। ऐसे सिर्फ अच्छा 3 ऑप्शन है, कोई बात नहीं है, हमें पूरा करना पड़ेगा। 49 का 9 हासिल लगा 4। 49 का 2 गुना कितना हो जाएगा, 40। 49 का 2 गुना आपको करना पड़ेगा 40 और 40 80, 9 दूनी 18, 98। 98 में 4 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 102, है ना। कितना हो जाएगा, 102। यानी ऑप्शन आपका ए सही होगा, 102 और ये 900, है ना। कितना हुआ आपके पास, 1,29,000 रुपए। उसके पास धनराशि कितनी थी, 1,29,000 रुपए थी। बात आप समझ गए कि नहीं समझ गए, ठीक है। उम्मीद है आप बात समझ गए हो, है ना। कुछ नहीं करना था, जो वही पुराना वही करना था। चलो आगे इसको देखते हैं। ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा घुमाएगा, लेकिन हम लोग कोई बात नहीं, घूमेंगे नहीं। जब सभी इतने बढ़िया कॉन्सेप्ट है तो इसको भी निपटा ही देंगे। आ जाओ। किसी कार्यालय के स्टाफ का 1/3 भाग महिलाएं, ठीक है। महिलाओं का 1/2 भाग शादीशुदा है। ध्यान से समझना जरा, बात को सुनना ध्यान से। किसी कार्यालय में स्टाफ का 1/3 भाग महिलाएं हैं तथा महिलाओं का 1/2 भाग शादीशुदा है। शादीशुदा महिलाओं के 1/3 भाग के बच्चे भी हैं। यदि पुरुषों का 3/4 भाग शादीशुदा है तथा शादीशुदा पुरुषों का 2/3 भाग बच्चे हैं, तो कितने कर्मचारियों के बच्चे नहीं है। तो ध्यान से जरा देखो कि हमें दिया है 1/3, है ना। 1/3 दिया है कितनी बार, 2 बार, 1/3। फिर और दिया है हमें 1/2 और क्या दिया है 3/4 और क्या दिया है 2/3। हमें इतनी सारी फ्रैक्शन दी है, ध्यान से समझना बात। इतनी सारी हमें फ्रैक्शन दी है और बोला है कि 1/3 भाग महिलाएं हैं, 1/2 भाग शादीशुदा है। यानी हमें एक ऐसा नंबर एज्यूम करना पड़ेगा, हमें एक ऐसा नंबर मानना पड़ेगा जो इनसे कटता हो। भाई अगर आप बोल दो कि भाई हम 13 मान ले, तो 13 का 1/3 कैसे निकालोगे, ये तो दशमलव में आ जाएगा ना। तो आपको इन फ्रैक्शंस को देखते हुए एक नंबर एज्यूम करना पड़ेगा जिससे आपको आगे दिक्कत ना हो। तो आप चाहो तो इनका एलसीएम ले सकते हो, लेकिन एलसीएम तो 12 हो जाएगा, तो ये तो भाई दिक्कत करेगा आगे चल के। पहले उसका 1/3 निकालेंगे, फिर और भी उसके आगे फ्रैक्शन बोला है, दिक्कत होगी। तो हम एक काम करते हैं कि हम इन सबका गुणा ना कर ले कि भाई 3 3 का 9, 9 दूनी 18, है ना। 18 चौके 72 और 72 का 3 गुना, 3 दूनी 6 और 7 3 का 21, 216। तो हम एक काम करते हैं कि हमें एक नंबर रिज्यूम कर लिया 216। हमने एक नंबर मान लिया 216, ठीक है। ये कैसे माना हमने आपको बता दिया कि हम उनको फ्रैक्शंस को नजर रखते हुए, फ्रैक्शंस को मद्देनजर रखते हुए हमने ये नंबर रिज्यूम किया है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। तो किसी कार्यालय के स्टाफ का, हम मान लेते हैं स्टाफ में 216 लोग हैं, स्टाफ का 1/3। अब देखो 216 का 1/3 हम आराम से निकाल सकते हैं, है ना। 7 3 का 21 और 3 दूनी 6 यानी 72। किसी कार्यालय में 1/3 भाग महिलाएं। अब देखो यहाँ पे 2 लोग हैं, एक तरफ पुरुष भी है, वोमेन सॉरी मैन, एक तरफ मैन है तो एक तरफ वुमेन है। अब 1/3, 1/3 महिलाएं हैं। 1/3 का मतलब क्या निकल के आया था, 1/3 का मतलब है 72, यानी 72 क्या है, 72 महिलाएं हैं। तो शेष कितने बचे भाई, 216 में से 72 घटा दो, 6 में से 2 गया 4, 21 में से 7 जाएगा, एक उधर चला गया, 6 इधर चला जाएगा, 14, 144 बचा क्या, है ना। तो 144 जो होंगे वो पुरुष होंगे। इतनी बातें सभी को क्लियर है कि नहीं क्लियर, इतनी बात क्लियर कि नहीं। हमने नंबर रिज्यूम कर लिया 216, उसका 1/3 भाग कितना, उसका 1/3 भाग महिलाएं हैं, तो हमने 1/3 भाग महिलाएं कर दिया, बाकी तो पुरुष होंगे, ठीक है। बाकी के हो गए हमारे पास पुरुष, कितने पुरुष हो गए हमारे पास 144, ठीक है। बात आप समझ गए, 144 हमारे पास पुरुष हो गए। अब आगे पढ़ते हैं। महिलाओं का 1/2 भाग शादीशुदा है। महिलाओं का 1/2 भाग यानी जितनी महिलाएं हैं इसका 1/2 भाग शादीशुदा है, तो 72 का 1/2 कितना होगा, 36, है ना। तो इसमें से 36 जो महिलाएं हैं वो शादीशुदा है, तो बची कितनी, 36।
जो अनमैरिड होंगी। बात समझ में आ रही है कि नहीं, स्टेप बाय स्टेप समझना। अब देखो जरा यहाँ पे, ये 36 जो महिलाएं हैं ये क्या है, ये है मैरिड, है ना, और ये जो है ये है अनमैरिड। भाई आप खुद सोचो कि 72 महिलाएं हैं, 1/2 भाग शादीशुदा है। भाई वो सीधे बोल रहा है 1/2 भाग शादीशुदा है, तो बाकी की तो शादीशुदा नहीं होंगी ना, अनमैरिड होंगी। वही हमने किया। आगे, शादीशुदा महिलाओं के 1/3 भाग के बच्चे भी हैं। अब देखो गौर से समझना, किसके, जो शादीशुदा महिलाएं हैं ना उनके 1/3 भाग के बच्चे भी हैं। हमें अनमैरिड से कोई मतलब नहीं, जो शादीशुदा है उनके 1/3 भाग, 36 का 1/3 भाग, है ना, कितना हुआ 12, यानी जो 12 महिलाएं हैं इसमें से उनके बच्चे भी हैं। 12 महिलाओं के, इन 12 महिलाओं के क्या है, इन 12 महिलाओं के बच्चे भी हैं। ठीक है, बाकी बची कितनी हमारे पास, उनको छोड़ देते हैं। ठीक है, छोड़ देते हैं, लिख देते हैं, कोई बात नहीं, आप लिख दो। 12 हो गया तो आपके पास कितना बचा, 14। 14 महिलाएं हैं जिनके पास बच्चे नहीं है, कोई बात नहीं, छोड़ो। अब आगे पढ़ते हैं। यदि पुरुष का 3/4 भाग शादीशुदा है, अब पुरुषों पे आते हैं, है ना, बीच में कुछ डिवाइडेशन लगा देते हैं, नहीं सब मिक्स हो जाएगा, चाहिए बीच में कुछ डिवाइडेशन लगा देते हैं। चलो आ जाओ, अब इसको पढ़ो जरा। जो पुरुष है उसका 3/4 भाग, है ना, 144 का आपको निकालना पड़ेगा 3/4। 4 से भाग दो जरा, 4 या 12, ठीक है, 4 या 12 बचा 2, तो 6 चौके 24, 6 का 18 का 8, 3 का 9 1 10, 108। 108 जो है वो शादीशुदा है। 108 कौन है, 108 है जो मैरिड है। अब 144 में से आप 108 घटा दो, तो 14 में से 8 गया तो आपके पास कितना बचा, 6। ठीक है, फिर इधर बचा 13, 13 में से 10 गया 3, यानी 36 लोग ऐसे हैं जो अनमैरिड है। कैसे हैं, ये है जो अनमैरिड भाई साहब है, शादी करने के लिए भी बैठे हैं। चलो, बात इतनी आपके भेजे में घुसी कि नहीं घुसी, है ना, इतनी बातें आपको समझ में आ गई कि नहीं आ गई भाई, बताओ जरा। आप कहोगे ठीक है आ गई, कोई बात नहीं है। 108 जो है शादीशुदा हो गए। अब आगे भाई, पुरुषों का 3/4 भाग शादीशुदा हो गया। अब शादीशुदा पुरुषों का 2/3 भाग के बच्चे भी हैं। जो शादीशुदा पुरुष है उनके 2/3 भाग के, शादीशुदा कितने, शादीशुदा तो 108 हुए ना, अभी निकाला, इनके 2/3, 3 से भाग दोगे, 3 3 का 9, बचा 1, 6 का 18, 36 दूनी 72, यही तो होगा भाई। 3 3 का 9 हासिल 1, 6 का 18, तो 36 दूनी 72। ठीक है, यानी 72 जो है उनके बच्चे हैं। इसमें से जो 72 है इनके बच्चे भी हैं। बोलो, इतना क्वेश्चन था ये, इतना क्वेश्चन था, इनके बच्चे भी हैं। अब हमें क्वेश्चन में ये बताना है कितने कर्मचारियों के बच्चे नहीं है। कोई बात नहीं, हम बता देंगे, हमारे पास दिमाग है। भाई 72 ये हैं और 12 ये हैं, तो 72 और 12 कितना हो गया, 7 1 8 और 2 2 4, यानी 84, है ना, 84। तो 216 में से 84 ऐसे लोग हैं जिनके बच्चे हैं। तो इधर एक 6 में से 4 गया 2, 21 में से 8 चला जाएगा, एक उधर चला गया 7, इधर 13, 132 लोग हैं ऐसे जिनके पास बच्चे नहीं है। बात समझे कि नहीं। हमें क्या मिला कि ये 12 जो हैं जिनके बच्चे हैं, ये 72 हैं जिनके बच्चे हैं, है ना, इनके बच्चे हैं भाई, कोई बात नहीं है। हम देख लेंगे, इनके बच्चे हैं, 84 के बच्चे हैं। 216 में से आप 84 हटा दो, 216 में से 84 आपने हटा दिया तो आपके पास बचे 132 जिनके बच्चे नहीं है। क्या है, जिनके बच्चे नहीं है। तो अब देखो 132 लोगों के बच्चे नहीं है, और कितने में से, 216 में से। भाई जिसमें से हम कंपेयर करते हैं उसको नीचे रखते हैं। तो 132 के बच्चे नहीं है, कितने में से, 216 में से, तो 216 को हमने नीचे रखा। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे, तो ये 4 से कैंसिल होगा, क्या, 4 3 12 और 4 3 12, ये 4 से, 5 को 20,
बचा एक, तो सॉरी 4 चौको 16 है ना। अभी ये किससे कैंसिल होगा, अभी ये किससे कैंसिल हो जाएगा भाई बताओ। आ, 3 से कैंसिल होगा क्या, 3 एकम 3, बचेगा 2। ठीक है, 3 से इसको कैंसिल कर देते हैं तो ये ऊपर आएगा 11, नीचे 3 एकम 3 बचेगा 2, तो 8 3 का 24, यानी आपके पास क्या आ गया 11/18। आपके पास क्या आ गया 11/18, ये आपका आंसर आ गया। कितना 11/18। बोलो बात समझ में आई क्या, कितना आंसर आ गया, आंसर आ गया आपका 11/18। हमने कुछ भी नहीं किया 1% का, हमने सिर्फ नंबर एज्यूम किया है फ्रैक्शन से, जो फ्रैक्शन दी थी। चलो अब इसको साफ कर देते हैं, आपको क्वेश्चन तो दिखे है ना। जो फ्रैक्शन दी थी उसको हमने मान के एक नंबर बस मान लिया 216, ये बस। उसके बाद क्वेश्चन में बोला 1/3 भाग महिलाएं, हमने इसका 1/3 भाग महिलाएं निकाला। महिलाओं का जो था 1/2 भाग शादीशुदा था, बाकी अनमैरिड था। और उनके बाद शादीशुदा महिलाओं के 1/3 भाग के बच्चे थे, हमने यहां तक कर लिया। पुरुषों पे आए, पुरुषों का 3/4 भाग शादीशुदा है, 3/4 108 हुआ। और इनके 2/3 के जो 72 थे, 108 का कितना 2/3 72 था, उनके बच्चे थे। बस इतना ही तो हमने किया, आंसर आ गया। चलो आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 72 पे, ये 74, ये भी थोड़ा आपसे मेहनत करवाएगा, लेकिन है आसान, बस मेहनत करवाएगा। तो बस इधर देखते जाना, ध्यान से सुनते जाना, फिर आप थोड़ा इसको बाद में देख भी लेना, है ना। जो समझ में नहीं आते, जो लंबे होते हैं, जिसमें बोला जाए जो आपसे मेहनत करवाएंगे या थोड़ा बड़ा है, तो उसको ध्यान से सुना। मोहन ने अपनी कुल संपत्ति अपनी पत्नी, 3 पुत्रों, 2 पुत्रियों तथा 5 नाती नातिनों में इस प्रकार वितरित किया कि प्रत्येक नाती नातिन को प्रत्येक पुत्र का 1/8 भाग तथा प्रत्येक पुत्री का 1/10 भाग मिले, उसकी पुत्री को उसके पुत्रों एवं पुत्रियों के कुल भाग का 40% मिले। देखो, यानी हम पहले काम करते हैं, पहले देख लेते हैं कौन कितने हैं। संपत्ति अपनी पत्नी, पत्नी है तो उसके पास एक ही होगी वाइफ, एक पत्नी है। और 3 पुत्र है, यानी 3 कौन है उसके पास, 3 उसके पास बेटे हैं, सन। और 2 पुत्रियां हैं, 2 उसके पास डॉटर है। और 5 नातिन है, 5 नातिन है, यानी इनको हम इनको बोल देंगे ग्रैंड डॉटर, है ना। तो हम इसको जी से लिख देते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। ग्रैंड चिल्ड्रन या ग्रैंड डॉटर बोल देते हैं, क्या है नाती नातिन है तो चिल्ड्रन बोलेंगे, ठीक है। चलो आगे, ये बात समझ गए, इतने लोग हैं इस क्वेश्चन में। एक वाइफ है, 3 बेटे हैं, 2 उसकी बेटियां हैं और 5 उसके नाती नाती, है ना। अब देखो जरा, वो पैसे को इस प्रकार वितरित करता है कि यहां से पढ़ते हैं क्वेश्चन। प्रत्येक नाती नातिन को प्रत्येक पुत्र का 1/8 भाग, जो नाती नातिन है ना, तो प्रत्येक नाती नातिन को प्रत्येक पुत्र का 1/8 भाग, यानी जो उसके बेटे हैं, जो बेटे का 1/8 भाग होगा वो किसके बराबर होगा, ग्रैंड चिल्ड्रन के। बात समझे कि नहीं, ध्यान से समझना। प्रत्येक नाती नातिन को प्रत्येक पुत्र का 1/8, तो प्रत्येक पुत्र का 1/8 किसके बराबर होगा, प्रत्येक नाती नातिन के बराबर होगा, ठीक है। तथा प्रत्येक पुत्री का 1/10 भाग मिले। अब देखो जरा ध्यान से समझो क्वेश्चन की गहराई को। प्रत्येक नाती नातिन को प्रत्येक पुत्र का 1/8 तथा पुत्री का 1/10, पुत्री जो उसकी डॉटर है, डॉटर का 1/10 भाग भी किसको मिल रहा है, इन्हीं को मिल रहा है। तो देखो एक तरह से ये दोनों इनके एक हिस्से के बराबर। प्रत्येक पुत्र का 1/8 भाग भी एक नातिन के बराबर है, और प्रत्येक पुत्री मतलब एक पुत्री का 1/10 भाग भी प्रत्येक नाती नातिन के बराबर है। इससे हमें एक निष्कर्ष ये मिलता है कि ये दोनों आपस में बराबर है। कौन दोनों, ये उसके बेटे का 1/8 भाग और उसकी बेटी का 1/10 भाग, ये आपस में बराबर है। बोलो बराबर है कि नहीं बराबर है। आप अपने दिमाग से सोचो कि लड़के का 1/8 भाग भी एक नाती या नातिन के बराबर है, और लड़की का 1/10 भाग भी नाती या नातिन के बराबर है। दोनों इसी के बराबर आ रहे हैं, यानी इन दोनों की वैल्यू बराबर है। एक पुत्र के 1/8 की वैल्यू, डॉटर के 1/10 की वैल्यू बराबर, इसलिए हमने इनको बराबर कर दिया। ये निष्कर्ष हमने निकाला यहां से। चलिए क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं।
उसकी पत्नी को उसके पुत्रों एवं पुत्रियों के कुल भाग का 40% मिले, यदि प्रत्येक पुत्री को कितने 1.25 लाख मिले हैं। देखो अब यहाँ पे हमें एक चीज मिल गया कि प्रत्येक पुत्री को यानी एक पुत्री का हिस्सा हमें मिल गया। कितना है? 1,25,000 है। तो हम एक काम करते हैं कि यहाँ पे रख देते हैं, ये तो बेटा है कोई बात नहीं, प्रत्येक पुत्री की जगह हम इसकी वैल्यू लिख देते हैं कि 1,25,000। भाई ये एक ही बेटी तो है, क्योंकि बोला था प्रत्येक पुत्री का 1/10 यानी एक पुत्री का। ठीक है, हमने लिख दिया। इसका जो 1/10 होगा ना वो पुत्र के 1/8 के बराबर है। तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो सन बराबर क्या आ जाएगा? 8 उधर चला जाए गुणे में, तो 1,00,000 सॉरी है ना 12,500 है ना, 12,500 में हम 8 का गुणा करेंगे तो ये 2 0 है, 8 45 का 1 0, 4 हासिल, 8 दूनी 16, 4 20 का 0, 8 एकम 8, 2 10। तो कितना आ गया भाई? 1,00,000। यानी एक बेटे का हिस्सा आपको मिल गया, कितना है? 1,00,000 है। ध्यान से समझना चाहिए, एक बेटे का हिस्सा 1,00,000 है। बात समझ में आई? और एक पुत्री का हिस्सा, एक डॉटर का हिस्सा आपको पता है कि 1,25,000 रुपए है। ये एक डॉटर का हिस्सा है ना। दोबारा भी समझाया जाएगा लेकिन एक ही बार में समझने की कोशिश करो। हमें यहां से निष्कर्ष निकला कि सन बराबर डॉटर, और एक डॉटर का हिस्सा हमें पता चल गया कि 1,25,000 है। हमने डॉटर की जगह रख दिया 1,25,000, 1/10 था, 0 से 0 गया, 8 उठ के उधर चला गया, तो सन बराबर आ गया 1,00,000। डॉटर बराबर तो हमें पता ही 1,25,000। अब देखो, या तो आप सन का 1/8 निकाल दो तो जी के बराबर होगा, या डॉटर का 1/8 निकाल दो तो जी के बराबर है ना। तो हम एक काम करते हैं, डॉटर का 1/10 यहाँ पे हमने निकाला ही है। ये भाई देखो, डॉटर का 1/10 है ना, और वही चीज तो है, डॉटर का 1/10 किसके बराबर है? इस जी के बराबर है। तो हमने डॉटर का 1/10 निकाला है, तो कितना आया है जी की वैल्यू? 12,500, यही तो आया है। ये हमें मिल गई, इन तीनों की हमें वैल्यू मिल गई। बोलो यहां तक बात अगर क्लियर है तो सब कुछ क्लियर है। क्वेश्चन को थोड़ा सा ऊपर खसकाता है, कितना? लगभग इतना। अब देखो, अब पढ़ो जरा क्वेश्चन 1/10, उसके बाद क्या है? उसकी यहां तक तो हमने कर लिया था है ना, बस हमने आगे से पता किया कि एक पुत्री का हिस्सा क्या था। यहां से फिर से पढ़ते हैं, उसकी पत्नी को उसके पुत्रों एवं पुत्रियों के कुल भाग का 40%। उसकी जो पत्नी को मिला है हिस्सा, वो कितना मिला है? उसके पुत्रों एवं पुत्रियों के कुल भाग का मिला है। तो देखो, एक पुत्र को मिल रहा है कितना? ध्यान से समझना, एक पुत्र को मिल रहा है 1,00,000, ठीक है भाई। और उसके पुत्र कितने थे? पुत्र कितने थे भाई? नीचे लाना पड़ेगा इसको। उसके पुत्र कितने थे? पुत्र थे 3 और बेटियां थी 2। कोई बात नहीं, यहां तक। उसके पुत्र हैं 3, तो हम इसको थोड़ा नीचे लिखते हैं यार। 1,00,000 पुत्र हैं 3, अब कुल हिस्सा बोला है तो हम 3 का तो मल्टीप्लाई करेंगे ना। और पुत्री को कितना मिला है? पुत्री को मिला है 1,25,000। और कुल हिस्सा बोली है तो कुल हिस्सा के लिए 2 बेटियां थी, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। और जो इनका कुल पुत्र और कुल पुत्रियों का जो हिस्सा है, उसका जो 40% निकल के आएगा, वो किसको मिलेगा? वो मिलेगा उसकी वाइफ को। बात को समझना है, कुछ नहीं है, सिंपल, बस क्वेश्चन पढ़ना है, करना है, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाना है। ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 3,00,000। ये कितना होगा? 2,00,000। ये हो जाएगा 2,50,000। इन सभी का 40%। 3 और 2 5, ये होगा 5,50,000 का 40%। 40/100, 1 0 से 1 0, 1 0 से ये 0 है ना। अब इसको देखो जरा कितना आएगा? 3 0 तो ये आ जाएंगे, 1 2 3, 5 को 20 का 0, हासिल लगा 2, फिर 5 को 20 और 2 22, यानी 2,20,000 रुपए किसको मिले? 2,20,000 रुपए उसकी वाइफ को मिले। 2,20,000 किसको मिले? 2,20,000 उसकी वाइफ को मिले। बस सुनते जाओ अभी, है ना। अभी देखना, आगे देखो, है ना। ये तो उसकी पुत्री का हिस्सा था 1,50,000,
आगे बोला है उसकी पत्नी को मिले 40%, तो उसकी पत्नी एवं उसके 3 नाती नातिन को कुल कितना धन मिला। तो देखो उसकी पत्नी और उसके 3 जो नाती नातिन थे इनका कितना हिस्सा मिला हमें ये बताना है। तो भाई पत्नी को तो मिला है कितना 2,20,000 प्लस 3 इंटू, अब एक नातिन की वैल्यू कितनी है 12,500, एक नातिन की वैल्यू है 12,500। तो हम इसमें 3 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2 जीरो, ये 5 तिया 15 का 5, हसील लगा 1 और 3 दूनी 6 और 1 7, 3 एकम 3, 37,500। इधर है आपके पास 2,20,000। तो अब इसमें आपको जोड़ना है, तो 2 जीरो ये, फिर आएगा 5, फिर आ जाएगा 7, 3 2 5, तो 2,57,500। ऑप्शन नंबर सी 2,57,500 आपका आंसर आ गया। कितना 2,57,500। बात समझे। अब चलो एक बार आपको इस क्वेश्चन को समझाते हैं। सबसे पहले हमने किया क्या, हमने देखा कि उसके पास एक पत्नी है, 3 बेटे हैं, 2 बेटियां हैं और 5 नाती नाती। फिर उन्होंने बोला कि, है ना, इसको साफ कर देते हैं। फिर उन्होंने ये बोला कि प्रत्येक पुत्र का 1/8 भाग तथा प्रत्येक पुत्री का 1/10 भाग एक नातिन के बराबर है। प्रत्येक पुत्र का 1/8 भाग और प्रत्येक पुत्री का 1/10 भाग इस जी के बराबर है और एक ही नाती नातिन के बराबर है। प्रत्येक का मतलब एक होता है, यानी एक के बारे में बात हो रही है। तो इसके एक बेटे का हिस्सा इसके बराबर है, एक बेटी का हिस्सा इसके बराबर है, यानी आपस में ये दोनों बराबर है ना। इनडायरेक्टली यही बोलना चाहते हैं वो, तो हमने इन दोनों को बराबर किया। फिर हमें गलती से यहाँ पे उन्होंने दे दिया कि एक पुत्री की वैल्यू इतनी है, गलती से नहीं दिया, जानबूझ के दिया, नहीं हम लोग कर ही नहीं पाते, है ना भाई। किसी एक की वैल्यू तो आप दोगे, तो इन्होंने पुत्री की वैल्यू दिया। वो क्वेश्चन में हमें आगे मिला कि यदि प्रत्येक पुत्री को 1,25,000 मिले, तो ये पुत्री है और एक पुत्री की वैल्यू है, तो 1,25,000 हमने रखा, उसका 1/10 था, हमने 1/10 जीरो से जीरो कैंसिल किया, 8 हमारा उठ के उधर गया, 1,25,000 में 8 सॉरी है ना 12,500 में 8 का मल्टीप्लाई हुआ तो 1,00,000 आया। हमें पुत्र की वैल्यू मिल गई 1,00,000। डॉटर की वैल्यू तो हमें पता है कि 1,25,000 है। अब इसकी नातिन की आप चाहो तो पुत्र का 1/8 निकाल दो या डॉटर का 1/10, तो 1/8 नीचे भाग देने में आपको प्रॉब्लम समझ में आएगी, तो 10 वाला निकाल लेते हैं। तो डॉटर की वैल्यू 1,25,000 थी, 1/10 हमने निकाला था, 12,500 आया था, तो ये हो गई इसके नातिन की वैल्यू 12,500। ठीक है। फिर इन्होंने बोला कि उसकी पत्नी को उसके पुत्रों, देखो यहाँ उसके पुत्रों एवं पुत्रियों के कुल भाग का 40%, जो उसके पुत्र हैं और जो पुत्री उनका कुल भाग पहले करो। तो हमने क्या किया, उसके पुत्र हैं 3, तो 1,00,000 का 3 में गुणा किया, है ना, और 1,25,000 का 2 में गुणा किया और इसका 40%। बस हमने वही किया है कि उसका हमने 40% निकाला है, उसका 40% निकल के आया 2,20,000। कितना निकल के आया, उसका जो 40% निकल के आया वो निकल के आया 2,20,000, ये हुआ उसकी वाइफ का हिस्सा। ठीक है। फिर आगे बोला तो उसकी पत्नी एवं उसके 3 नाती नातिन को, तो उसके पत्नी तो एक ही है तो हमने 2,20,000 रखा, नाती नातिन 12,500 और 3 है तो हमने 3 का गुणा कराया तो 37,500 हुआ, 2,20,000 में जोड़ा तो 2,57,500 हुआ, हमारा आंसर आ गया। ठीक है, नाती नातिन को कितना धन मिला। ठीक है, तो ये था आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन। उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो थोड़ा एक बार देख लेना, थोड़ा सा बड़ा है, हो सकता है किसी को ना आया हो, लेकिन कोशिश पूरी की गई है। इससे आसान और कुछ नहीं हो सकता है, जो आसान था वो आपको बताया गया। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। अगर क्लास अच्छी लगी है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्लास को लाइक कर देना और दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।